नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। दोस्तों भाग 1 क्या कहता है कि भाई भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में कहा गया है। भाग 2 दोस्तों नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है और इसका जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 में क्या है। भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35, और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया। दोस्तों क्लियर हो गया? तो क्रम वाइज आपको याद हो गया होगा दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे कि भाई राज्य के पास ऐसे कौन कौन से कर्तव्य हैं जिसको वो लागू करके अपने समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण कर सके। दोस्तों क्लियर है साथियों? दोस्तों एक चीज और याद रखना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के माध्यम हेतु क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया, पर मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार को हमने यूएसए से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को हमने रूस से लिया है। मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बाद हम पढ़ेंगे अपने मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज हम जो समझेंगे अनुच्छेद 36 से 51, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे कि भाई अनुच्छेद 36 से 51 में क्या क्या चीजों का उल्लेख किया गया है जिसको राज्य को उन चीजों का कर्तव्यों का पालन करना होगा। क्लियर? तो चलते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा दी है इसमें, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 36 में। क्लियर? अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में अंतविष्ट तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा दोस्तों? राज्य का कर्तव्य होगा, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। दोस्तों याद रखना इस भाग मतलब कि भाग 4 मतलब कि अनुच्छेद 36 से 51, तो इस भाग में अंतर्विशिष्ट इस भाग में भाग 4 में जो भी आने वाले टॉपिक है उन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन एक चीज और याद रखना दोस्तों, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दे सकते हो, मतलब कि न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 दोस्तों क्या कहता है, जो भाग 4 में जो भी टॉपिक आने वाले, जो भी तत्व आने वाले हैं, उसका राज्य का कर्तव्य है कि उसको उस कर्तव्यों का वो लागू करे अपने राज्यों में, जिससे समाज का कल्याण हो सके। क्लियर? अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य, मतलब हम पढ़ रहे भाई राज्य की नीति, तो भाई राज्य की तो बात आएगी, यहाँ पे भी राज्य, यहाँ पे भी राज्य, यहाँ राज्य की परिभाषा, यहाँ पे भी राज्य, तो भाई राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य तो फॉलो करेगी। क्लियर? तो भैया क्या कहता है 38? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब कि राज्य जो है अपने लोक कल्याण के लिए क्या करे, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अपने समाज में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सुख सुविधाएं प्रदान करेगा। ये किसका कार्य है दोस्तों? राज्य का कार्य, और अनुच्छेद 38 में ऐसा कहा गया है। क्लियर साथियों? अब चलते हैं अनुच्छेद 39, मतलब कि अनुच्छेद 39 में चलते हैं कि लिखा है कि राज्य द्वारा। अब भैया यहाँ पे भी राज्य, यहाँ पे भी राज्य, यहाँ पे भी राज्य और यहाँ पे राज्य, भाई ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य की तो बात करेगा ना। तो चलते हैं अनुच्छेद 39 में, कहते हैं राज्य द्वारा बालकों के स्वतंत्र एवं स्वास्थ्य एवं सुविधाएं दी जाएं तथा उनके नैतिक एवं आर्थिक शोषण से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि भाई राज्य का यह कर्तव्य है कि बालकों के स्वास्थ्य और उनके स्वतंत्र व सुविधाएं दी जाए तथा उनके नैतिक, मतलब कि मोरल, नैतिक एवं आर्थिक शोषण से उनकी रक्षा की जाए, कि बालकों का, हमारे राज्यों में किसी बालक का कोई शोषण न हो। ठीक है दोस्तों? आगे अनुच्छेद 39, ये 39 के ही भाग है दोस्तों तीनों, तो ध्यान हमें याद करना अनिवार्य है। ठीक है? ये नहीं कि हमें ये 39 याद कर लिया तो इसके क ख ग नहीं याद करना। याद रखना दोस्तों, ये पूछ सकता है, जैसे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख
किस अनुच्छेद में किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 39 के क में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं 39 के क। 39 का क कहता है समान न्याय होना चाहिए। समान मतलब कि इक्वल जस्टिस होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए। कि भाई राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए समान न्याय करे और उनको निःशुल्क रूप से विधिक सुविधाएं सहायता प्रदान करे। और राज्य का यह भी कर्तव्य है कि राज्य में समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, भैया समान कार्य के लिए क्या होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं 39 का ख। 39 का ख कहता है कि भैया सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा उसका नियंत्रण इस प्रकार करना जिसके द्वारा मतलब कि ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोच्चतम साधन हो सके। मतलब कि भैया क्या करना है हमें कि सार्वजनिक धन का जो स्वामित्व है उसका सही रूप से उसका नियंत्रण करना, ताकि सार्वजनिक हितों की रक्षा की जाए और सार्वजनिक हितों के लिए सर्वोच्चतम साधन प्रदान किया जा सके। मतलब कि दोस्तों क्या लिखा है, सार्वजनिक धन जो पब्लिक मनी है उस चीज का स्वामित्व इस प्रकार से उसका देखरेख इस प्रकार किया जाए जिससे कि सार्वजनिक हितों मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए, पब्लिक के लोगों के लिए ढंग के कोई साधन मुहैया करवाई जा सके। दोस्तों क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों अपने 39 के ग में, मतलब 39 का ग कहता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। भाई राज्यों के अंतर्गत ये कहा गया है कि धन का समान वितरण होना चाहिए जिसके आधार पर जो राज्यों में कोई भेदभाव या पक्षपात न हो, इसके लिए धन का समान वितरण होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर धन का समान वितरण होगा तभी राज्य अपने राज्य में रहने वाले लोगों का सही रूप से सुख सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन के कल्याण को ऊंचा उठा सकती है। तभी तो लिखा है कि भाई धन का समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, ओके, या कह सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है दोस्तों, ओके, वेल्थ नहीं धनी होगा, मनी होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 40वां क्या कहता है, 40वां कहता है कि भाई राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने समाज में अपने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का गठन करें। भाई राज्य का अगर 40वें में क्या अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का क्या करे, गठन करे। भाई जिला पंचायत भी होनी चाहिए, मतलब कि ग्राम पंचायत होना चाहिए दोस्तों, मतलब जिसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों क्लियर है साथियों। अब चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ना कोई रोजगार मुहैया जरूर कराए। कोई ना कोई कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। मतलब कि समाज में रहने वाले लोगों के पास यह अधिकार है कि उनके पास कोई ना कोई काम हो और शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये जो प्रावधान है ये कौन करेगा दोस्तों, ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कुछ दशाओं में काम उपलब्ध कराना, शिक्षा, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना और लोक सहायता दिलाने का भी कार्य करता है। कि लोगों के पास एक तरीके से राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अपने समाज में रहने वाले लोगों को सहायता दे सके दोस्तों, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से सुविधाएं प्रदान कर सके। ये कौन कहता है दोस्तों, 41 में। ठीक है, और 42 में लिखा है कि काम की न्याय संगत और मनोवोचित है ना दशाओं का उपबंध, मतलब कि जो काम होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। व्यक्ति जो होना चाहिए उसके साथ कोई भेदभाव, मतलब कि न्याय संगत कि मतलब किसी जो व्यक्ति जिस चीज के कैपेबल है उसको वही कार्य दिया जाए, न कि उससे ज्यादा उससे ओवरलोड दिया जाए। मतलब कि न्याय संगत होना चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को कम काम दे दिया उस व्यक्ति को ज्यादा दे दिया, नहीं दोस्तों। क्योंकि समान कार्य दिया जाए, भाई समान कार्य दोगे तभी तो समान वेतन दोगे ना आप। ठीक है दोस्तों, तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों के लिए काम जो होना चाहिए वो सभी लोगों के लिए न्याय संगत होना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों गरीब का ज्यादा शोषण करके उससे ज्यादा घंटे काम लिया जाए और कोई उच्च पदाधिकारी है उससे कम लिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर कोई लेबरिंग कार्य होगा तो उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। तो इसलिए लिखा अनुच्छेद 42 में दोस्तों कि काम जो होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए और मनोचित दशाओं का उपबंध, मतलब कि मनोचित मतलब कि एक तरीके से उनके भेदभाव ना हो, उनके विचार के आधार पर कार्य जो कोई भेदभाव ना हो दोस्तों। ठीक है, तभी तो लिखा है कि काम की न्याय संगत होना चाहिए। और दोस्तों अनुच्छेद 43 मतलब कि 43 क्या कहता है कि
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। भाई जो न्याय संगत रूप से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भैया उनको तो मजदूरी तो दोगे ना, निर्वाह मजदूरी, जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ को डेवलप कर सके। भाई उनको निर्वाह मजदूरी मतलब कि अपने जीने खाने के लिए कम से कम इतनी तो मजदूरी मिले ना दोस्तों। और मजदूरी कब मिलेगी दोस्तों? जब उसके पास काम जो होगा वो न्याय संगत होगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, इसको कैसे याद करना भाई, 41, 42 और 43 को एक साथ याद करना। कैसे याद करना? अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है किसको? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है किसको दोस्तों? राज्य में रहने वाले लोगों को। भाई जब उनको काम मिलेगा तो काम कैसा मिलना चाहिए भाई? न्याय संगत होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब काम वो करेंगे तो उसको उनको इतनी मजदूरी दी जाए जिससे वो अपने लाइफ को चला सके, अपने लाइफ का सर्वाइव मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। क्लियर साथियों? तो इन तीनों की याद एक साथ करें तो बहुत इजी रहेगा भाई। ऊपर वाले में बोलता है कुछ दशाओं में शिक्षा काम पाने का अधिकार है, और दोस्तों 42वें में काम जो होना चाहिए वो न्याय संगत हो, उसमें निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। तथा यानी ना कुटीर उद्योगों के लिए राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भाई वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। कुटीर उद्योग मतलब जैसे हाथ से दोस्तों घरों में टोकरी बनाई जाती है, चटाई बुना जाता है, गुड़िया बनाई जाती है, ये कुटीर उद्योग है जो खाली हाथों से बनाई जाती है, न कि मशीनों द्वारा। मशीन द्वारा बनाई जाएगी छोटे पैमाने में तो वो लघु उद्योग होगा, और बड़े क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज किया जाती है उसे बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो हाथों से की जाए बिना कोई मशीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों? तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने राज्य के अधीन कुछ कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करे जिससे कि लोगों को कोई ना कोई काम मिल सके, वो भी कैसा? न्याय संगत। भाई अगर उसे टोकरी बनाना आता बनाए जिससे वो बेच करके अपने जीविकोपार्जन कर सके, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं दोस्तों 44 का मतलब है 44 मतलब कि भैया समान सिविल संहिता होनी चाहिए दोस्तों याद रखना, आज भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां धर्म विद्यमान है ना दोस्तों। और हमारे सामने जो न्याय है वो दोस्तों एक तरीके से सामाजिक न्याय है और एक तरीके से नागरिक न्याय है दोस्तों। नागरिक जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं धर्म के आधार पर। दोस्तों यहाँ पे जो बात किया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसका मतलब है दोस्तों अगर हम बात करें धर्म की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हर धर्म में विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना, ये सबकी अलग अलग रीति है। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा दोस्तों कि वो एक समान सिविल संहिता प्रदान करे। जैसे दोस्तों हिंदुओं में अलग तरीके से विवाह किया जा सकता है, तलाक दिया जा सकता है, गोद लिया जा सकता है, उसी प्रकार मुस्लिमों में अलग तरीके का विवाह होता है दोस्तों, अलग तरीके से तलाक दिया जा सकता है, अलग तरीके से बच्चे को गोद दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो लोगों का लाइफ है, धर्म के आधार पर लोगों का रीति रिवाज है वो अलग अलग है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 44 में कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके आधार पर दोस्तों आज भी एक समान सिविल संहिता को फॉलो नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? खाली याद रखना दोस्तों ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य ये कर्तव्य को कर भी सकती है, लेकिन भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां विद्यमान है, विभिन्न प्रकार के धर्म है, और हर धर्म का अपना अलग अलग कस्टम रीति रिवाज होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आज भी ये जो 44 है मतलब कि 44वां है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान नहीं लागू कर सके दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। दोस्तों याद रखना कि हमने जो अनुच्छेद 21 का ए या 21 के क में हम कह सके भाई ये 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो वहां से 6 से 14 वर्ष बोला गया। लेकिन याद रखना दोस्तों यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में बोला गया जो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं, तो राज्य का यह कर्तव्य हो गया अनुच्छेद 45 के तहत कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। कौन से? 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को, और 6 से 14 का दोस्तों वो मौलिक अधिकार में, कौन से? 21 के ए में। क्लियर? और दोस्तों ये कब, ये जो हमारा 86 जो हमारा 86 जो संविधान संशोधन हुआ 2002 के तहत, याद रखना
जो हमारे ये संविधान है, मतलब कि 86 जो 86 जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसी में खाली जो भी शिक्षा से प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा, चाहे वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का हो, चाहे वो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों, याद रखना ये सभी जो संशोधन है खाली 86 में किया गया बच्चों की एजुकेशन के तहत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको 36 से 45 तक पढ़ाया। अब मैं अगली वीडियो में, मतलब कि पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको इसके बाद मतलब कि 46 से आपको 51 तक मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूं कि भाई 36 में राज्य की परिभाषा देता है, 37 में दोस्तों जो भाग 4 है उसके अंतर्गत जो भी तत्व आएंगे उसका जो राज्य का कर्तव्य होगा कि उसको वो फॉलो करे। परंतु दोस्तों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 38 में दोस्तों राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से लोक कल्याण कर सके। 39वें में बालकों के स्वास्थ्य के लिए सुख सुविधाएं तथा नैतिक और आर्थिक शोषण से उसकी रक्षा कर सके। 39 का क कहता है कि भाई समान न्याय होना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। 39वां क्या कहता है, भाई सार्वजनिक धन होना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक हितों का सर्वोच्चतम साधन हो सके दोस्तों। 39 का ग कहता है कि भाई धन का समान वितरण होना चाहिए, कि मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों। और 40वां कहता है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत, जो ग्राम पंचायत वो होना अनिवार्य होगा दोस्तों। 41वां कह रहा है कि भाई कुछ दशाओं में राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कुछ न कुछ काम होना चाहिए दोस्तों, उनको काम पाने का अधिकार है दोस्तों। क्लियर, किसको? ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनको शिक्षा भी प्रदान करना होगा दोस्तों। 42वें में दोस्तों कि कुछ दशाओं में काम भी हो, मतलब 41वें में दोस्तों कुछ दशाओं में व्यक्ति राज्य में रहने वाले लोगों के लिए काम का प्रावधान होगा, शिक्षा भी जो अनिवार्य शिक्षा वो भी ले सकते हैं, और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42वें में दोस्तों कहता है कि काम जो होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। वो कुछ दशाओं में अगर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार तो है, तो काम जो मिले उसको न्याय संगत मिले, और काम जो न्याय संगत मिलेगा तो उसको निर्वाह मजदूरी भी मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। और उसके साथ साथ दोस्तों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगी कौन? राज्य सरकार। क्लियर दोस्तों। और 44वें बोला 44, मतलब दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। भाई मैंने आपको बताया कि हर धर्म का अपना अलग अलग है, विवाह का, तलाक का, बच्चों को गोद लेने का, ये अलग अलग प्रावधान, अलग अलग तरीका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार के धर्म विद्यमान है, और हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसके आधार पर अभी भी दोस्तों एक समान सिविल संहिता नहीं बन सकती दोस्तों। अगर एक समान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये होगा नहीं दोस्तों, और होगा नहीं, और इसके लिए हम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश, हमारा जो भारत है वो विभिन्न विविधताओं में एकता वाला देश है दोस्तों। क्लियर। और उसके बाद 45वां दोस्तों कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। कौन से? 6 से कम उम्र वाले बच्चों का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की इस वीडियो में 36 से आपने 45 तक समझा। अब पार्ट 2 में दोस्तों मैं इसके आगे की वीडियो आपको और आगे के अनुच्छेद आपको मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 45 तक आपको समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों।